हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिड्स। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। आज पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। ये दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स है अपना, है ना? तो हेडिंग देंगे प्लास्टिड्स। ये जो प्लास्टिड्स है ना, ये सारे ग्रीन प्लांट्स में होता है। कहां पे होता है? ग्रीन प्लांट्स के लीफ में होता है। तो ये ऑल ग्रीन प्लांट्स के सेल्स में होता है। और कहां पे होता है? और ये होता है यूग्लिनोइड्स में। कहां पे होता है? यूग्लिनोइड्स में। हम प्रोटिस्टा में पढ़े थे यूग्लिनोइड्स, है ना, जिसका एग्जाम्पल था यूग्लिना। यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसमें उसके पास फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहां पे लिखेंगे प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनोइड्स। तो लिखेंगे प्लास्टिड्स आर फाउंड इन all plant cells and euglenoids। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा प्लास्टिड्स भी जो है ना, ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी खुद का क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और इसके पास खुद का राइबोसोम्स होता है। यानी ये भी अपना प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है। इसका भी अपने आप पे खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल होता है ना, पार्शियल कंट्रोल होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। प्लास्टिड्स आर semi-autonomous cell organelles। Plastids are semi-autonomous cell organelles having, क्या इसके पास? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स है। क्या भाई? having डबल सेल ऑर्गेनेल्स having डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स। हाँ भाई, क्लियर? अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के टाइप्स। क्या? प्लास्टिड्स के टाइप्स। उसके पहले ये जो है ना प्लास्टिड्स, ये सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। किसका? प्लांट सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होता है। क्लियर? देखो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, साइड बुक, तो जो प्लास्टिड्स है ना, प्लास्टिड्स, इसको लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स माना गया है। क्लियर? लेकिन किसी किसी बुक में आपको न्यूक्लियस को भी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स माना गया है। किसको? न्यूक्लियस को भी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स माना गया। ठीक है? एनसीईआरटी कहता है कि भाई न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, और कहीं पे एनसीईआरटी कहता है कि न्यूक्लियस क्या है? सेलुलर कंपोनेंट है। क्या है? सेल का एक कंपोनेंट है। क्लियर? तो यहां पे हो जाता है कंफ्यूजन। यानी अगर ऑप्शन में अगर न्यूक्लियस नहीं दिया रहेगा, तब हम किसको टिक करेंगे? प्लास्टिड्स को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? प्लास्टिड्स को टिक करेंगे। क्लियर? यानी अगर आपको ऑप्शन में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स पूछता है और ऑप्शन में न्यूक्लियस नहीं देगा, क्या नहीं देगा भाई? न्यूक्लियस ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो किसके साथ जाएंगे? प्लास्टिड्स के साथ जाएंगे। अगर ऑप्शन में न्यूक्लियस है, क्लियर, तो अब जाएंगे न्यूक्लियस के साथ। कोई आप साइड बुक पढ़िएगा, देखो एनसीईआरटी में ना एक जगह सेल ऑर्गेनेल्स बोल दिया है, तो हम सेल ऑर्गेनेल्स के साथ रहेंगे, एनसीईआरटी के साथ रहेंगे। किसी साइड बुक में आप पढ़िएगा कि भाई लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? प्लास्टिड्स है, वहां पे न्यूक्लियस का वो बात नहीं करेंगे। ठीक है? हम भी आपको पढ़ाएं, तो हम कैसे पढ़ाएं भाई? सेल का 3 पार्ट होता है ना, 3 कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट सेल बाउंड्री, दूसरा कंपोनेंट साइटोप्लाज्म और तीसरा कंपोनेंट न्यूक्लियस। यानी सेल के न्यूक्लियस को एज अ कंपोनेंट हम माने, है ना, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं माने। क्लियर? तो वो डिपेंड करता है किसी राइटर पे कि भाई वो न्यूक्लियस को क्या मानता है। लेकिन आप रहेंगे किसके साथ? एनसीईआरटी के साथ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में लेकिन अगर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स का बात कहा जाए
अगर एज अ कंपोनेंट हम न्यूक्लियस को मानते हैं तब लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएगा, प्लांट का क्या हो जाएगा, प्लास्टिड्स हो जाएगा। क्या, प्लास्टिड्स। तो हेडिंग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल्स। क्या है भाई ये, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इन प्लांट सेल, ये प्लांट में लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है प्लांट सेल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट के प्रेजेंस और पिगमेंट के एब्सेंस के बेसिस पे प्लास्टिड्स मेनली 3 तरह का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्या, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स बेस्ड ऑन, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, टाइप्स ऑफ plastids based on presence or absence of pigment। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिगमेंट। तो प्लास्टिड्स कितने तरह का होता है भाई, मेनली 3 तरह का होता है। पहला कौन सा हो गया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। फिर क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट, और फिर होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट हम अपने सिलेबस में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में भाई, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट का बस इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्लियर। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको कुछ पता होगा कि भाई ये लाइट एनर्जी को क्या करता है, ट्रैप करता है। क्या, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। और क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। देखो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लियर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है पिगमेंट क्लोरोफिल, जो उसको ग्रीन कलर बनाता है। क्या, तो इस यहां पे लिखेंगे क्या, क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है भाई, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। क्या, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। उसके अलावा ये क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट को रखता है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट। चलिए, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्या, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर्ड। और प्लास्ट का मतलब प्लास्टिड से है। क्लियर। यानी कलर्ड प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन। क्या, कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। लिखेंगे कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन कलर के अलावा जो भी प्लांट में या फ्लावर में या फिर फ्रूट का जो कलर होता है, मेनली कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। फ्लावर या फ्रूट का कलर, फ्रूट का जो कलर होता है वो येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, पर्पल, डिफरेंट टाइप्स के कलर को ये प्रोवाइड करता है। कौन, क्रोमोप्लास्ट। इसके पास फैट सोल्यूबल पिगमेंट होता है। क्या होता है, फैट सोल्यूबल पिगमेंट होता है, जैसे कि लाइकोपिन होता है, ज़ैंथोफिल होता है। क्लियर। कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी इसके पास होते हैं, जैसे कैरोटीन होता है। क्लियर। तो क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होता है, इसके पास होता है फैट सोल्यूबल पिगमेंट। क्या होता है, फैट सोल्यूबल पिगमेंट होता है। क्लियर। क्या होता है भाई, फैट सोल्यूबल पिगमेंट, जैसे कैरोटीनॉइड पिगमेंट, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है इसके पास, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है। लाइक ज़ैंथोफिल,
ठीक है, लाइक कैरोटीन एंड लाइकोपीन। क्या? लाइकोपीन के बारे में तो पता ही होगा, ये टोमेटो का कलर रेड होता है इसके कारण, और जो रेड चिली होता है उसका कलर रेड होता है। ये जो है ना क्रोमोप्लास्ट, ये मेनली कलर प्रोवाइड करते हैं किसको? फ्रूट के वॉल को। किसको? फ्रूट के वॉल को और फ्लावर के पेटल्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? उसके बाद हम आ जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। क्या होता है ल्यूको का मतलब? कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये होते हैं कलरलेस प्लास्टिड्स। क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। क्या? कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। क्लियर? सर जब ये कलरलेस प्लास्टिड्स है तो इसका फंक्शन क्या है? तो ये फूड को स्टोर करता है। क्या करता है? फूड को स्टोर करता है या न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। तो लिखेंगे स्टोर न्यूट्रिएंट, या फूड को ये क्या करता है? स्टोर करता है। क्लियर? ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये मेनली 3 तरह का होता है। एक होता है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है एल्यूरोप्लास्ट, और तीसरा होता है इलियोप्लास्ट। क्या? इलियोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को। किसको? स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। और इलियोप्लास्ट, ठीक है, ये स्टोर करता है किसको? फैट या ऑयल ड्रॉपलेट्स को। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो फूड का फॉर्मेशन भी करता है और फूड को स्टोर भी करता है? फूड का फॉर्मेशन कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है, इसलिए उसको कहते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल। क्लियर? फूड को स्टोर कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है। ये सब किस में आ गए? प्लास्टिड्स में आ गए। किस में आ गए? प्लास्टिड्स में आ गए। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो फूड का सिंथेसिस भी करता है और फूड का स्टोरेज भी करता है, आंसर चला जाएगा प्लास्टिड्स। क्या? प्लास्टिड्स। क्लियर? चलिए तो यहां पे आ जाते हैं। कलरलेस प्लास्टिड सिर्फ न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, जैसे कि अमाइलोप्लास्ट। देखो यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो थोड़ा सा अमाइलोप्लास्ट कहने का मतलब है क्या? अमाइलो में आता है अमाइलम। अमाइलम का मतलब होता है स्टार्च। क्या मतलब होता है? स्टार्च। यानी जो स्टार्च को स्टोर करता है, जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं? अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इट स्टोर्ड स्टार्च। क्या? इट स्टोर्ड, ये स्टार्च को स्टोर करता है। उसके बाद अमाइलोप्लास्ट के बाद होता है एल्यूरोप्लास्ट। क्या होता है? बोलो ना, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरो रिलेटेड टू प्रोटीन, यानी वैसा प्लास्टिड्स, वैसा कलरलेस प्लास्टिड्स जो प्रोटीन को स्टोर करता है, उसको क्या कहते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। तो ये प्रोटीन को स्टोर करता है। और एक लास्ट में बच गया इलियोप्लास्ट। क्या? इलियोप्लास्ट। ये किसको स्टोर करता है? फैट एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टोर करता है। किसको? फैट एंड ऑयल को ये स्टोर करता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे डिटेल में? क्लोरोप्लास्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट। हाँ भाई, तो क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल। ये लाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है। यहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और पता है फोटोसिंथेसिस दुनिया का सबसे अच्छा रिएक्शन। एक तो फोटोसिंथेसिस वैसा रिएक्शन है जिससे तुमको खाना खाने को मिलता है ना। फूड का प्रिपरेशन पूरे वर्ल्ड में फोटोसिंथेसिस ही तो है। चलिए उसके अलावा हमारे नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर रहा है, वो कौन है? वो भी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन से होता है। कैसे होता है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन से होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है ना, मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो ग्रीन प्लांट के मिजोफिल सेल में रहता है। कहां पे रहता है? ग्रीन प्लांट के मिजोफिल सेल में रहता है। जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो वहां पे पढ़ेंगे कि भाई 2 तरह के ग्राउंड सेल्स होते हैं, ग्राउंड टिश्यू होते हैं। एक होता है मिजोफिल सेल और दूसरा होता है बंडल सीड सेल। क्या? लीफ में 2 तरह के ग्राउंड सेल्स या ग्राउंड टिश्यू होते हैं जो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ होते हैं। क्लियर? उसको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू, है ना। वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं मिजोफिल सेल और दूसरा होता है बंडल सीड सेल।
क्या, मीजोफिल सेल और बंडल सील सेल। तो लीफ के मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर, क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट अधिक होता है बंडल सील सेल के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखिएगा, क्या लिख लिया जाए भाई, मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट of green plant, majority of chloroplast of green plants are found in the mesophyll cells of, are found in the mesophyll cell, are found in the mesophyll cell of leaves। क्लियर? चलिए, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके हम साइज, शेप और नंबर को देखते हैं। क्या, क्लोरोप्लास्ट के साइज, शेप और नंबर को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट का साइज क्या होगा सर? तो साइज आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा तो जरूर होगा, बिल्कुल सही। शेप क्या होगा? तो ये डिफरेंट शेप का होता है, वेरिएबल शेप होता है इसके पास, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। ये ओवल शेप के भी हो सकते हैं, लेंथ शेप के भी हो सकते हैं, स्फेरिकल, डिस्क्वाइडल, रिबन लाइक, कप शेप, कैसे भी ये हो सकते हैं। क्लियर? उसके बाद नंबर, यानी पर सेल क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है, तो नंबर भी काफी वेरिएबल होता है। चलिए देखते हैं। अब इसका साइज कितना होता है, तो जो इसका लेंथ है ना, लेंथ किसका, क्लोरोप्लास्ट का जो लेंथ है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और जो इसका विड्थ होता है, क्या, इसका जो विड्थ होता है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। कितना विड्थ कितना होता है? 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर? तो इसके लेंथ और विड्थ को आपको याद रखना चाहिए, एनसीईआरटी का डाटा है इसलिए जरूर याद रखना चाहिए। लेंथ कितना होता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर और इसका विड्थ कितना होता है? 2 to 4 माइक्रोमीटर। इसका शेप वेरिएबल शेप का होता है, ठीक है। ये हो सकता है लेंस शेप, क्या, ये हो सकते हैं लेंस शेप्ड के हो सकते हैं, या ये ओवल शेप्ड के हो सकते हैं, या ये डिस्क्वाइडल हो सकते हैं, क्या, डिस्क्वाइडल हो सकते हैं। उसके अलावा ये रिबन शेप्ड के भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रिबन शेप्ड के हो सकते हैं। क्लामाइडोमोनास में ये कप शेप्ड का होता है। क्या, क्लामाइडोमोनास ये प्रोटिस्टा है, पहले इसको ग्रीन एल्गी में रखा गया था। क्लियर? तो ये कप शेप्ड के भी हो सकते हैं। तो क्लामाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है? कप शेप्ड का होता है। कैसा होता है भाई? कप शेप्ड का होता है। देखो ये देखो, ये है ऐसे करके होता है क्लामाइडोमोनास, ठीक है। उसके बाद ये फ्लैजिला होता है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। चलिए, और इसके अंदर ऐसे करके होता है इसके पास क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। दिख रहा है ये जो है ना, ये क्या भाई? क्लोरोप्लास्ट है। तो देखो, एक क्लामाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट, क्या भाई, एक क्लामाइडोमोनास एक सेल है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। अब इसको प्रोटिस्टा में रखा गया, अगर आपको याद हो तो पर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? पर क्लोरोप्लास्ट, पर सेल क्लोरोप्लास्ट का नंबर, पर सेल क्लोरोप्लास्ट का नंबर कितना होता है? अब भाई कितना होता है? 1 होता है। किसके लिए? क्लामाइडोमोनास के लिए। क्लियर? तो यहां पे लिखेंगे नंबर में, क्या लिख लिया जाए भाई? इन क्लामाइडोमोनास 1 पर सेल, क्या, 1 पर सेल। लेकिन लीफ के मेसोफिल सेल में ये कितना होते हैं? हाँ भाई, लीफ के मेसोफिल सेल में इसका नंबर कितना होता है? इन मेसोफिल सेल ऑफ लीफ, लीफ के मेसोफिल सेल में इसका नंबर कितना होता है? क्लोरोप्लास्ट का कितना होता है? 20 to 40 होता है। कितना होता है? 20 to 40 पर सेल होता है। कितना? 20 to 40 पर सेल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट के साइज, शेप और नंबर्स के बारे में।
अब हम एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करेंगे, है ना, एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना। जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है वैसा ही क्लोरोप्लास्ट देखने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा, क्या, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। कैसा? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। क्लियर? चलिए तो हेडिंग देंगे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन। क्या देखो, ये है क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन। अगर हम इसको ओवल शेप का बना दिए तो, ठीक है, चलिए ओवल शेप का हो गया। और ये है क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर? आउटर मेम्ब्रेन, और ये है क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन। क्या? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। दोनों मेम्ब्रेन जो होता है ना, इसमें किसी भी तरह का इनफोल्डिंग नहीं होता है, ना इनर मेम्ब्रेन में किसी भी तरह का इनफोल्डिंग होता है और ना आउटर मेम्ब्रेन में किसी भी तरह का इनफोल्डिंग होता है। क्लियर? ये हो गया बाउंड्री लाइन किसका? क्लोरोप्लास्ट का बाउंड्री लाइन। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन पिंक वाला, क्या, आउटर मेम्ब्रेन, ये लेस परमिएबल नहीं, ये मोर परमिएबल होता है। क्या होता है? ये मोर परमिएबल होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो लेस परमिएबल होता है। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये है इनर मेम्ब्रेन। क्या है? इनर मेम्ब्रेन। किसका इनर मेम्ब्रेन? क्लोरोप्लास्ट का। ये लेस परमिएबल होता है। क्या? लेस परमिएबल होता है। क्लियर? क्या होता है? ये लेस परमिएबल होता है। आगे आते हैं। क्लोरोप्लास्ट में इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है, क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस स्पेस को हम कहते हैं, बोलो ना, क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाले स्पेस को क्या कहते थे? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको क्या कहते हैं? पता है? क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये हो गया स्ट्रोमा। क्या हो गया? ये स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। क्या? स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं सबको। देखिए भाई, तो इस स्ट्रोमा में होता है थैलेक्वाइड। क्या? थैलेक्वाइड। जैसे बैंगल होता है ना, बैंगल, चूड़ी, वैसे होता है ये थैलेक्वाइड, ऐसे राउंड 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 राउंड। और ये थैलेक्वाइड्स एक दूसरे के ऊपर ऐसा लगता है कि एक कॉइन का क्या कर रहा है? पिलर बना रहा है। कॉइन का स्टैकिंग हो रहा है। क्या? कॉइन का स्टैकिंग हो रहा है। ये एक येलो वाला अगर देखेंगे ना, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे थैलेक्वाइड्स। क्या कहेंगे? थैलेक्वाइड्स। और स्टैकिंग ऑफ थैलेक्वाइड्स, क्या, स्टैकिंग ऑफ थैलेक्वाइड्स क्या कहलाता है? भाई इस पूरे थैलेक्वाइड के स्टैकिंग को क्या कहते हैं? एक साथ क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, तो ये है ग्रैनम। ठीक है, दूसरा थैलेक्वाइड और बहुत सारा थैलेक्वाइड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज, और बहुत सारा जब थैलेक्वाइड्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होता है, स्टैकिंग होता है, पिलर लाइक बना देता है, तो इसको क्या कहते हैं? तब इसको कहते हैं ग्रैनम। क्या कहते हैं भाई? ग्रैनम। ग्रैनम थैलेक्वाइड्स का नंबर बहुत ज्यादा होता है, मतलब लाइक वेरिएबल्स नंबर होता है, 20 to 40 भी जा सकते हैं। क्लियर? तो इसका नंबर वेरिएबल होता है। देखते हैं। ग्रैना का नंबर होता है 20 to 100। क्या? एक क्लोरोप्लास्ट में इसका नंबर कितना जा सकता है? 20 to 100 जा सकता है। ठीक है, ग्रैना का नंबर तुमको दिख रहा है ना, ये ग्रैनम का नंबर। और जब ग्रैनम बहुत ज्यादा रहेगा तो उसका प्लूरल हो जाएगा ग्रैनम। क्या हो जाएगा? ग्रैनम। तो ग्रैनम पर क्लोरोप्लास्ट ग्रैनम कितना हो सकता है? 20 to 100 हो सकता है। लेकिन हम आपको बस 2 ही बना के दिखा रहे हैं, उसमें मेरा काम चल जाएगा। क्लियर? तो देखिए इस ग्रैनम, ये जो ग्रैनम है ना, ये ग्रैनम के जो थैलेक्वाइड है वो आपस में अटैच होते हैं।
हैं, ग्रैनम के जो थैलेकॉइड होते हैं। ये पूरा ग्रैनम और ग्रैनम का ये क्या है, थैलेकॉइड है। ग्रैनम का एक अगर ये देखेंगे तो ये क्या है, थैलेकॉइड है। तो ये ग्रैनम और ग्रैनम के थैलेकॉइड आपस में कनेक्टेड होते हैं। पता है किससे कनेक्टेड होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं स्ट्रोमा लैमेली से। किससे कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रोमा लैमेली से कनेक्टेड होते हैं। किससे, स्ट्रोमा लैमेली से ये कनेक्टेड होते हैं। यानी स्ट्रोमा लैमेली क्या है, तो दो ग्रैनम थैलेकॉइड को कनेक्ट करने वाला एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। क्लियर। अब आइए, ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, आपको दिख रहा है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन येलो कलर का, ये जो दिख रहा है ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये सब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है क्वांटासोम्स। क्या होता है, क्वांटासोम्स। इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है क्वांटासोम्स। ये क्वांटासोम है ना, ये फोटोसिंथेसिस का यूनिट है। यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्वांटासोम होता है। यानी फोटोसिंथेसिस में जो एक्टिवली पार्ट लेता है वो क्या है, वो क्वांटासोम्स है। क्या भाई, ये क्वांटासोम्स है। यानी आप समझ गए कि लाइट रिएक्शन जो होता है ना, लाइट रिएक्शन वो कहां पे होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। कहां पे होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये जो पिंक पिंक आपको बना के दिखा रहा है ना, ये पूरे ग्रैनम या थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटासोम। क्या कहते हैं भाई, क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्या भाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्लियर। क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये पूरा ग्रैनम। और एक ग्रैनम में से एक अगर आप सिक्का कॉइन को देखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, थैलेकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, थैलेकॉइड कहते हैं। क्लियर। क्लियर। ये ग्रैना का नंबर्स पर क्लोरोप्लास्ट कितना हो सकता है, 20 to 100 हो सकता है। कितना हो सकता है, 20 to 100 हो सकते हैं। देखो ये सब पॉइंट आप अभी कॉपी आपके पास होना चाहिए, और जो बोल रहे हैं पॉइंट वाइज आप इसको नोट डाउन करते रहिए, बेहतर होगा आपके लिए ना। बाकी नोट्स में ये सब चीज लिखा हुआ है। अब देखो भाई, इस स्ट्रोमा में होता है क्या, इस स्ट्रोमा में होता है राइबोसोम्स। क्या होता है, बहुत सारा राइबोसोम्स होता है। इस स्ट्रोमा में क्या होता है, बहुत सारे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है इसके राइबोसोम्स कैसे होते हैं, इसके राइबोसोम्स होते हैं 70 टाइप्स। कैसे होते हैं भाई, राइबोसोम कैसे होते हैं, 70 टाइप। और हम आपको बोले कि एस क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम राइबोसोम पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो प्लीज आप पेशेंस रखिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा बात है। चलिए, उसके बाद इसके पास होता है तो राइबोसोम्स हो गया, और प्रोटीन बनाना है तो क्या है इसके पास, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। क्या है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो इसके पास अपना खुद का क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए भी होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ये देखो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है इसके पास। क्लियर। उसके अलावा जो एक खास चीज है इसके स्ट्रोमा में, वो है रुबिस्को एंजाइम। क्या है भाई, रुबिस्को एंजाइम्स। क्या, रुबिस्को एंजाइम। तो इसके पास होता है रुबिस्को एंजाइम। देखो भाई, यहाँ पे इसके स्ट्रोमा में क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम होता है। क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम होता है। रुबिस्को एंजाइम, या आप इसको जानते हैं RUBP के नाम से। किसके नाम से, RUBP के नाम से, राइबोलोज बिस फॉस्फेट। क्या, राइबोलोज बिस फॉस्फेट के नाम से जानते हैं आप इसको। किस नाम से, राइबोलोज बिस फॉस्फेट के नाम से जानते हैं, या इसको कहते हैं रुबिस्को। क्या कहते हैं, रुबिस्को कहते हैं। ये जो है ना एंजाइम, ये काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है केल्विन साइकिल के लिए। किसके लिए, केल्विन साइकिल के लिए, या डार्क रिएक्शन के लिए। अब या तो केल्विन साइकिल कहिए या डार्क रिएक्शन कहिए, दोनों सेम बात है। ये केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलता है। कहां पे चलता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलता है। उसके लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या है, रुबिस्को। रुबिस्को के साथ एक खास बात है कि ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है दुनिया में, पूरे दुनिया में पाए जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम अगर कोई है तो वो क्या है, रुबिस्को। क्या,
दुनिया में सबसे ज्यादा कोई पाए जाने वाला एंजाइम है तो वो क्या है, रुबिस्को। इसका फुल फॉर्म होता है, पहले देखो आरयूबीपी का फुल फॉर्म देखते हैं, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। क्या, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। रुबिस्को का भी फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट, लेकिन इसमें जुड़ गया है क्या, CO। देखा गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति भी एफिनिटी रखता है और ऑक्सीजन के प्रति भी एफिनिटी रखता है, तो इसका नाम पड़ गया राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजनेज। क्या, कार्बोक्साइलेज ऑक्सीजनेज। डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब, है ना। चलिए, काफी इंटरेस्टिंग है। तो स्ट्रोमा में चलता है कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। और आपको पता है ये जो लाइट रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन ये कहां पे चलता है, लाइट रिएक्शन चलता है यहाँ पे। कहां पे, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे। कहां पे भाई, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे। देखो फोटोसिंथेसिस में तुमको पता है 2 स्टेप होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। क्या, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ATP और NADPH2 बना लेते हैं। और उस केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं हम किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में। और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से हम बनाते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, या उसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्लियर। तो ग्लूकोज बनता है CO2 के रिडक्शन से, इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, बस वाटर का फोटोलाइसिस होता है, यानी वाटर का ब्रेकडाउन किया जाता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। ऑक्सीजन को उड़ा दो एटमोस्फेयर में, हाइड्रोजन को रख लो। क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रख के कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। एनर्जी कहां से लाएंगे रिड्यूस करने के लिए, तो लाइट एनर्जी से, लाइट रिएक्शन से लाइट रिएक्शन से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे और उस एनर्जी को कहते हैं ATP और NADPH2। क्लियर। देखिए, आपको बचपन से पढ़ाया जाता है भाई कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। और केमिकल एनर्जी मतलब फूड ना, फूड केमिकल एनर्जी नहीं है। फूड क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। फूड क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। केमिकल एनर्जी तो होता है ATP और NADPH2, है ना। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो मजा आएगा हम लोग को। यहां तक क्लियर। चलिए, तो ये है क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर। देख लिए हम, RUBP के बारे में समझ गए। ये कैल्विन साइकिल में या डार्क रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे इस मेम्ब्रेन पे चलता है क्या, लाइट रिएक्शन। क्या चलता है, लाइट रिएक्शन। चलिए, तो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रोमा अगर हम देखते हैं, स्ट्रोमा के बारे में समझ गए। इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है और राइबोसोम्स होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA और राइबोसोम्स होता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसके पास कंपोनेंट, अगर देखते हैं पूरे डिटेल में, तो इसके कंपोनेंट को देखें तो इसके पास होता है थैलेक्वाइड। क्या होता है, थैलेक्वाइड। और बहुत सारा थैलेक्वाइड अगर स्टैकिंग हो जाता है कॉइन के पिलर के जैसा, तो इसको कहते हैं ग्रैना। क्या कहते हैं, ग्रैंडम। ठीक है। और बहुत सारा ग्रैनम को क्या कहेंगे, बहुत सारे ग्रैनम को क्या कहेंगे, ग्रैना कहेंगे। और पर क्लोरोप्लास्ट ग्रैना का नंबर कितना हो सकता है, तो 20 to 100 हो सकता है। कितना हो सकता है भाई, 20 to 100 हो सकता है। स्ट्रोमा लैमेली 2 ग्रैनम थैलेक्वाइड को कनेक्ट करने का काम करता है। और क्वांटोसोम को अगर देखें तो ये फंक्शनल यूनिट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। किसका, फोटोसिंथेसिस का। बोलो भाई, यहां तक क्लियर। अब बात आता है कि सर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बोलो, लाइट रिएक्शन कहां पे चलता है, अल्टीमेटली क्लोरोफिल करता क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। तो लाइट रिएक्शन कहां पे चलेगा, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में चलेगा ना। कहां पे, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में। यानी क्लोरोफिल भी कहां प्रेजेंट होगा, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। चलिए, इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पे जगह दे देते हैं इसको। क्लोरोफिल प्रेजेंट ऑन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। क्लोरोफिल प्रेजेंट कहां पे होता है भाई, ये होता है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं फंक्शन। क्या फंक्शन, किसका फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन, है ना। तो पहला फंक्शन बताओ क्या, तो सर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। बिल्कुल सही भाई, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तुम्हारे लिए खाना बनाता है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और O2 के कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करता है। क्या, उसके अलावा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और O2 के
कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या? फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, पहला फोटोसिंथेसिस करता है। सर ये बिल्कुल सही। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस करता है इसलिए तो उसको कहते हैं क्या? किचन ऑफ द सेल। क्या भाई? किचन ऑफ द सेल, है ना? क्लोरोप्लास्ट, है ना? पावर हाउस ऑफ द सेल, पता है बचपन से तुमको। माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ O2 एंड CO2 इन एटमोस्फेयर। क्या? बैलेंसिंग ऑफ CO2 एंड O2 इन एटमोस्फेयर। नेक्स्ट, ये क्या करता है? ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये क्या करता है? ये स्टोर करता है विटामिन के को, विटामिन ई को, आयरन को और रुबिस्को को। किसको? रुबिस्को को। रुबिस्को क्या है? एंजाइम है। और चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे स्टोर्ड। क्या? स्टोर्ड विटामिन के, ई, आयरन एंड RUBP। ठीक है, तो ये इसको स्टोर करता है। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं बायोजेनेसिस को। क्या? बायोजेनेसिस को, यानी सेल में न्यू क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सेल में नया क्लोरोप्लास्ट बनता है बाइनरी फिजन से। कैसे बनता है? बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन में क्या होता है? पुराना क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करेगा और नए क्लोरोप्लास्ट को बनाएगा, उसको कहते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, तो इसका जो बायोजेनेसिस होता है ये प्रोप्लास्टिड से बनता है, यानी पुराने प्लास्टिड से ही बनता है। और कैसे बनता है? बाइनरी फिजन से बनता है। ऐसा माना जाता है कि भाई सबसे पहले जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आए, हायर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बन गए। ये कैसे बन गए? देखो, युग्लिना तुमको बताता है। क्या? युग्लिना। ये जो युग्लिना है ना, युग्लिना, ये पहले तो था क्या? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्या था? हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये खा गया, किसको खा गया? ये साइनोबैक्टीरिया को खा गया। क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट को तुम देखो तो पूरा कैरेक्टर साइनोबैक्टीरिया के जैसा है। क्या? पूरा कैरेक्टर साइनोबैक्टीरिया के जैसा है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसके पास। चलो, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। उसके अलावा इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। क्या है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। उसके अलावा 70s राइबोसोम से, बैक्टीरिया के पास वैसा ही होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। और साइनोबैक्टीरिया भी क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो बड़े ऑर्गेनिज्म थे, जैसे कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, वो प्रोकैरियोटिक साइनोबैक्टीरिया को क्या कर गया? खा गया। डाइजेस्ट नहीं किया। साइनोबैक्टीरिया बोला भाई डाइजेस्ट मत करो, हम तुम्हारे लिए लाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे? खाना प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? तो यही सिम्बायोसिस वाला प्रोसेस चलता रहा। ये जो साइनोबैक्टीरिया था, ये युग्लिना के अंदर या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटेक्टेड रहा। क्या? प्रोटेक्टेड रहा। अब ऐसा ही नेचर में अब रह गया है कि भाई अब ये डिवाइड करता है कि युग्लिना, तो इसके साथ क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड कर जाता है। यानी जो सबसे पहली बार ओरिजिन हुआ था सबसे पहली बार जो ओरिजिन हुआ था क्लोरोप्लास्ट का हायर ऑर्गेनिज्म में, वो कैसे हुआ था? इंडोसिम्बायोटिक हुआ था। कैसे हुआ था भाई? इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। तो कोई पूछेगा भाई क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ हायर प्लांट्स में? ठीक है, तो आपको जवाब देना है कि इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। क्या है ये? ऐसा माना जाता है कि क्लोरोप्लास्ट का जो ओरिजिन है वो कैसा है? इंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है। और कैसे बनता है ये? तो भाई साइनोबैक्टीरिया से बना था। कैसे बना था भाई? साइनोबैक्टीरिया से बना था। तो इसका जो ओरिजिन है किसी भी हायर प्लांट सेल्स में, वो कैसा है? इंडोसिम्बायोटिक है। कैसा भाई? इंडोसिम्बायोटिक है। कैसा है? इंडोसिम्बायोटिक है बाई साइनोबैक्टीरिया। किससे बना था भाई? साइनोबैक्टीरिया से बना था। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है तुम्हारा गोल्जी बॉडी आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, लाइसोसोम आता है और वैक्यूल आता है। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। क्यों इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं? क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आज के लिए इतना ही। आप क्लोरोप्लास्ट को एनसीईआरटी से जरूर पूछिएगा। एनसीईआरटी में कोई डाउट है, कोई पॉइंट छूट गया है तो उसको भी आप डिस्कस जरूर कीजिए।
थैंक यू।